साथियों आज हम बात करेंगे जेरेमी बेंथम एक राजदार्शनिक के रूप में। क्या बेंथम एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में। अब यही टॉपिक आज हम क्यों ले रहे हैं? हम वास्तव में पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब सच्चाई तो ये सब दार्शनिक है, लेकिन ध्यान दें कि बेंथम के विचारों के ऊपर एक विवाद है। क्या विवाद है? कि क्या जेरेमी बेंथम एक राजनीतिक दार्शनिक है या फिर बेंथम एक शासन सुधारक है। देखो सच्चाई ये है कि जेरेमी बेंथम ने राज्य के सैद्धांतिक पक्ष के ऊपर इतना बल नहीं दिया था, बल्कि वास्तविक रूप में शासन के पक्ष के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया था। अर्थात शासन व्यवस्था में सुधारों के ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया था। इस आधार पर यह विवाद बना हुआ है कि जेरेमी बेंथम वास्तविक रूप में एक शासन सुधारक हैं। परंतु ध्यान दीजिएगा, जेरेमी बेंथम की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है शासन पर कुछ विचार। नोट करेंगे, फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, शासन पर कुछ विचार, जो कि 1776 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है? किताबें और भी बहुत है जिनकी चर्चा हम अलग से वीडियो के अंतर्गत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है इनकी? शासन पर कुछ विचार। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस पुस्तक के अंतर्गत वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम ने राज्य के संदर्भ में अपने कुछ दृष्टिकोण दिए हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जेरेमी बेंथम एक राजनीतिक दार्शनिक थे। ये बात सत्य है कि जेरेमी बेंथम ने उस समय ब्लैकस्टोन नामक एक विद्वान थे, उनके सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई थी, उनके सिद्धांतों का विरोध किया था। अर्थात वास्तविक रूप में उनके द्वारा राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो संविदावादी सिद्धांत दिया जा रहा था, मतलब सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया जा रहा था, इसी के साथ में उस समय वास्तविक रूप में प्राकृतिक अधिकारों की बातें की जा रही थी। इन सब की जेरेमी बेंथम ने, ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूं, जेरेमी बेंथम ने खिल्लियां उड़ाई थी, इन सभी का खंडन किया था। अतः जब शासन पर कुछ विचार नामक पुस्तक का अध्ययन किया जाता है तो उसके अंतर्गत वास्तव में राज्य के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में भी जेरेमी बेंथम ने काफी कुछ कहा था। अतः यह कहा जा सकता है कि जेरेमी बेंथम वास्तव में एक राजनीतिक दार्शनिक रूप में भी थे, अर्थात राज्य के सैद्धांतिक पक्ष पर भी उन्होंने अपने विचार दिए थे। अब ध्यान दें, देखो चाहे जेरेमी बेंथम के राज्य के सैद्धांतिक पक्ष की बात की जाए या जेरेमी बेंथम के शासन व्यवस्था के बारे में जो सुधारों की बातें करते हैं, ये बात सत्य है कि प्रत्येक क्षेत्र में जेरेमी बेंथम ने सुधारों की बातें की हैं, अपने सुझाव दिए हैं। तो कहने का भावार्थ ये है कि किसी न किसी रूप में जेरेमी बेंथम के विचारों में दोनों बातें पाई जाती हैं। ये बात सत्य है कि इन्होंने सुधार के ऊपर ज्यादा बल दिया है, इसीलिए जेरेमी बेंथम को एक महान सुधारक कहा जाता है। परंतु चाहे सुधारक के रूप में हो या दार्शनिक के रूप में हो, इनकी जो मूल आधार वाक्य है, मूल बीज मंत्र है, वह अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। कहने का मेरा भावार्थ यह है कि जेरेमी बेंथम के किसी भी विचार को समझना हो, चाहे राज्य की उत्पत्ति हो, चाहे कानून हो, चाहे स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, किसी के बारे में बात करें, चाहे संप्रभुता की बात करें, वास्तविक रूप में इन सब का मूल आधार उपयोगिता है। अर्थात जेरेमी बेंथम का कहना है
कि वास्तविक रूप में व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है, अर्थात व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी है और सभी व्यक्ति सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। इसलिए फिर चाहे राज्य के आदेश हो या फिर चाहे कानून हो या फिर चाहे संप्रभुता हो, कोई भी बात क्यों ना हो, अगर वह व्यक्ति के लिए उपयोगी है तो वह उसका पालन करेगा, अन्यथा उसका पालन नहीं करेगा। मूल बात यह है कि वह उपयोगी होनी चाहिए व्यक्ति के लिए। यदि व्यक्ति के लिए उपयोगी है या उससे व्यक्ति को प्रसन्नता सुख की प्राप्ति हो रही है तो वह आदेशों का, कानूनों का पालन करेगा, अन्यथा उनका पालन नहीं करेगा। मूल बात ये आपको ध्यान में रखनी है। मैं पुनः कह रहा हूं, जेरेमी बेंथम को समझना है तो आपको ये बात अवश्य ध्यान में रखनी होगी कि इन्होंने अपने जो भी विचार दिए हैं, या मैं कहूंगा इनके संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का जो आधार है वह है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ व्यक्ति किसी भी बात को मानेगा तो यह अवश्य देखेगा क्या कि इसमें उसकी उपयोगिता है या नहीं। अगर वह व्यक्ति के लिए उपयोगी है तो इसे स्वीकार करेगा और व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है तो इसे स्वीकार नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब चलिए हम बात करते हैं कि ये बात तो क्लियर हो चुकी है क्या कि भाई ये एक महान सुधारक थे। मतलब मैं ये कहूंगा कि जेरेमी बेंथम ने वास्तविक रूप में जीवन पर्यंत लिखा ही था, और चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शासन का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र के ऊपर इन्होंने लिखा है। इसलिए कहा जाता है कि आज भी यदि किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन की बात की जाती है तो जेरेमी बेंथम के विचारों को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया जाता है या जेरेमी बेंथम के विचारों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि चाहे हम किसी भी दिशा में जाएं, हमें सामने जेरेमी बेंथम खड़ा दिखाई देगा। तो पहला जो इनका बिंदु है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बेंथम एक राजनीतिक दार्शनिक थे, ठीक है, वो क्या है भाई? राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार। ध्यान देंगे, इस बिंदु के आधार पर हम ये बात समझेंगे कि क्या ये एक दार्शनिक थे या केवल शासन सुधारक ही थे? नहीं, ये दार्शनिक भी थे। कैसे? राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार क्या कह रहे हैं इसके बारे में ध्यान दें। मैं पहले आपको कह चुका हूं कि वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम ने अपने समय में जो राज्य की उत्पत्ति के बारे में संविदा सिद्धांत दिया जा रहा था, संविदा मतलब जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया जा रहा था, अनुबंध का सिद्धांत दिया जा रहा था कि भी राज्य की उत्पत्ति समझौते के परिणाम स्वरूप हुई है, इस बात को अस्वीकार करता है। मतलब इसको स्वीकार नहीं करता, इसका खंडन करता है। दूसरी बात कि उस समय वास्तविक रूप में राज्य को एक नैतिक और श्रेष्ठ संस्था माना जा रहा था, जैसा कि ये बात प्लेटो और अरिस्टोटल ने कही है। क्या? राज्य को एक नैतिक एवं श्रेष्ठ संस्था माना जा रहा था। लेकिन जेरेमी बेंथम राज्य को नैतिक या श्रेष्ठ संस्था नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में राज्य के आदेशों का पालन व्यक्ति इसलिए करता है कि इसमें उसकी उपयोगिता है। कैसे? स्वयं जेरेमी बेंथम कह रहे हैं कि आज्ञा पालन करने से इसे वास्तविक रूप में सुखों की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका आधार अर्थात राज्य की उत्पत्ति का आधार उसकी उपयोगिता है। अर्थात इसके द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उसमें व्यक्ति का हित है, इसलिए उनका पालन किया जाता है। इसलिए वास्तविक रूप में यहाँ राज्य की उत्पत्ति का जो मूल आधार बेंथम मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं? उपयोगिता को मान रहे हैं। किसको मान रहे हैं? उपयोगिता को मान रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे स्वयं जेरेमी बेंथम कह रहे हैं, नोट करेंगे क्या करें। जेरेमी बेंथम ने कहा है कि राज्य की आज्ञा पालन, नोट करें, राज्य की आज्ञा पालन से होने वाली हानि अवज्ञा से होने वाली हानि से कम है। मतलब अगर वास्तविक रूप में राज्य के आज्ञा का पालन किया जाता तो इससे कोई हानि नहीं होती है, बल्कि वास्तविक रूप में अगर इसके आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा तो उसमें ज्यादा हानि है। क्यों? क्योंकि राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उन आदेशों का पालन करने में व्यक्ति का हित है।
उसकी उपयोगिता है, उसे लाभ मिलेगा, उसे सुरक्षा मिलेगी। इसलिए बेंथम कह रहे हैं कि यहाँ राज्य की उत्पत्ति का मूल जो आधार है वो क्या है, उपयोगिता है। क्लियर? ये पहली बात होगी। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बेंथम एक राजनीतिक दार्शनिक थे। दूसरी बात नोट करें, संप्रभुता संबंधी विचार। मतलब यहां जेरेमी बेंथम ने संप्रभुता के बारे में क्या विचार दिए। देखो, जब हम वास्तव में राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करते हैं तो भाई उसमें मूल बिंदु तो यही तो होते हैं कि राज्य के बारे में क्या विचार है, उसकी संप्रभुता के बारे में क्या विचार है, कानून के बारे में क्या विचार है, स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार है, समानता के बारे में क्या विचार है, इन सब के बारे में विचार दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बेंथम ने भी संप्रभुता का जिक्र किया है। ध्यान दें, बेंथम क्या कह रहे हैं कि जो संप्रभु है वह प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार के बंधन में नहीं है। मतलब संप्रभु के ऊपर प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार का कोई बंधन नहीं है। भाई हमने आपको पिछले वाले बिंदु में बता दी थी ये बात, इससे पहले प्रश्न में बताई ये बात क्या कि वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम ने प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार और संविदा सिद्धांत इनका खंडन किया है, इनको स्वीकार नहीं किया है। इसी आधार पर कह रहे हैं कि संप्रभु के ऊपर प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार का कोई बंधन नहीं है। परंतु ध्यान दें, इसका तात्पर्य ये नहीं लिया जाएगा कि जो संप्रभु है वह निरंकुश होगा। नहीं, बेंथम कह रहे हैं कि जो संप्रभु है निरंकुश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वास्तविक रूप में शासक के द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे, जो कानून बनाए जाएंगे, उनका आधार ये होगा, क्या होगा? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। मतलब संप्रभु के द्वारा, शासक के द्वारा ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकता जिससे कि व्यक्तियों का अहित हो। यहां मूलतः है ये ध्यान में रखा जाएगा कि उसके द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे, जो कानून बनाए जाएंगे, उनमें ये देखा जाएगा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित या भला होना चाहिए। इसलिए जेरेमी बेंथम का कहना है कि संप्रभु, शासक, राज्य, सरकार निरंकुश नहीं होगा। क्लियर? तीसरी बात नोट करें, प्राकृतिक अधिकारों का खंडन। क्लियर है बात? क्या वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया है। इनका कहना है कि प्राकृतिक अधिकार बकवास मात्र है, अर्थात प्राकृतिक अधिकारों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है, इनकी खिल्ली उड़ाई है। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि ब्लैकस्टोन ने संविदा सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी और जेरेमी बेंथम ने इन सबका खंडन किया है। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देंगे। क्या बेंथम कह रहे हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण रूप से असंभव है। अर्थात उस समय कहा जा रहा था कि वास्तविक रूप में व्यक्ति को जन्म के साथ ही स्वतंत्रता, समानता जैसे प्राकृतिक अधिकार मिल जाते हैं। परंतु बेंथम कह रहे हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण रूप से असंभव है। मतलब इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भाई जन्म के साथ ही, प्रकृति से ही व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता मिल जाती है। इस बात का खंडन करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं ये जेरेमी बेंथम की प्राकृतिक अधिकार मूर्खता का नंगा नाच है। नोट करें क्या कह रहे हैं जेरेमी बेंथम कि जो प्राकृतिक अधिकारों के बारे में कह रहे हैं, प्राकृतिक अधिकार मूर्खता का नंगा नाच है। भाई हमने इससे पहले जब जॉन लॉक आपको बताया था, जॉन लॉक ने व्यक्ति कितने प्राकृतिक अधिकार बतलाए थे? 3 प्राकृतिक अधिकार बतलाए थे ना। क्या क्या? जीवन, स्वतंत्रता,
संपत्ति बतलाया था ना। अब यहाँ जेरेमी बेंथम इनका खंडन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि प्राकृतिक अधिकार मूर्खता का नंगा नाच है। अगली बात क्या करें कि प्राकृतिक अधिकार बकवास मात्र है। क्या करें? प्राकृतिक अधिकार बकवास मात्र है। अब ये अपनी बात कहते हुए कह रहे हैं कि सामाजिक और वैधानिक अधिकार पर इन्होंने बल दिया है, मतलब प्राकृतिक अधिकारों का खंडन कर दिया है, इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और सामाजिक और वैधानिक अधिकार पर ही बल दे रहे हैं। इन्होंने स्वामी वास्तविक रूप में देखा जाए दो प्रकार के अधिकारों की बात की है। क्या? दो प्रकार के अधिकारों की बात की। फिर कह रहा हूं सामाजिक और वैधानिक अधिकार पर बल दे रहे हैं। अब यहाँ कानूनी अधिकार और नैतिक अधिकार, दो अधिकार बता रहे हैं। यहाँ कानूनी अधिकार, इसका तात्पर्य है कि वास्तविक रूप में ये बाहरी रूप की बात करता है, जबकि नैतिक अधिकार ये आंतरिक आत्मगत वस्तु की बात करता है। तो कहने का भावार्थ यह है कि जेरेमी बेंथम यहाँ दो अधिकारों की बात कर रहे हैं, अर्थात प्राकृतिक अधिकार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि कानूनी अधिकार को और नैतिक अधिकार की बातें कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, जो कि किसी न किसी रूप में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विशेषकर विद्यार्थी इसकी गलती करते हैं, ये नोट करेंगे आप। अगली बात जिसके आधार पर कहा जाएगा कि बेंथम एक राजनीतिक दार्शनिक थे। क्या? शासन संबंधी विचार। ध्यान दें भाई, जब हम वास्तव में राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करते हैं तो सभी विचार किसी न किसी रूप में शासन सरकार के बारे में कुछ न कुछ विचार अवश्य देते हैं। तो यहाँ जेरेमी बेंथम ने भी शासन के बारे में अपने विचार दिए हैं, अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए, मैं संक्षिप्त रूप में बताना चाह रहा हूं। यहाँ ये तो सभी परिचित होते हैं भी शासन क्या है, इसके कितने अंग माने गए, वर्तमान समय प्राचीन समय से कितने अंगों की बातें की जा रही थी, अरस्तु की समय से हम शुरू करते हैं तो भाई वहीं से सरकार के 3 अंगों की बातें की जा रही है। वर्तमान समय में 3 अंग माने जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और इसी के साथ में यहाँ ध्यान देंगे कि जेरेमी बेंथम गणतंत्रीय शासन प्रणाली को अच्छी प्रणाली मानते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अन्य प्रणालियों में, अन्य शासन प्रणालियों में जैसे राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, ठीक है, उनमें जो उपयोगितावादी सिद्धांत का मूल आधार है, मूल मंत्र है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। समझ रहे हैं? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। उस मूल मंत्र को अन्य शासन प्रणाली में साकार नहीं किया जा सकता है, जबकि गणतंत्रीय शासन प्रणाली में मूल मंत्र साकार होता है। मूल मंत्र कौन सा है? फिर दोहरा, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। मतलब गणतंत्रीय शासन प्रणाली में वास्तविक रूप में इसको अपनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई विशेषकर सरकार किसकी बनती है? जो बहुमत में होता है, और इसके बाद में बहुमत में होता है। इसका मतलब यहाँ वास्तविक रूप में जो नीतियां बनाई जाती हैं उनका मूल आधार क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को हित, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित में ही कानून बनाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए शासन के बारे में बेंथम का कहना है कि गणतंत्रीय शासन प्रणाली श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जो ये उपयोगितावाद का मूल आधार या मूल मंत्र है वो क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। वह वास्तविक रूप में गणतंत्रीय शासन प्रणाली में साकार होता है, राजतंत्रीय या कुलीन तंत्रीय प्रणाली में ये साकार नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए 5वीं बात क्या है? राज्य के कार्य। भाई जब हम राजनीतिक सिद्धांतों की बात करते हैं तो राज्य के कार्यों से संबंधित बातें अवश्य आती हैं कि नहीं? हाँ, वो एक अलग बात है कि राज्य के कार्यों को सामान्यतः मूलतः 2 भागों में बांटा जाता है, नकारात्मक, सकारात्मक। क्लियर? नकारात्मक में क्या होता है? नकारात्मक ये होता है कि व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित कार्य किए जाते हैं, बाकी जन कल्याण से संबंधित कार्य नहीं किए जाते हैं। और सकारात्मक में क्या होता है? सकारात्मक की वास्तविक रूप में व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं, अर्थात व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के साथ ही साथ उनके कल्याण से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं, उनके कल्याण से संबंधित नीतियां बनाई जाती है। तो राज्य के कार्यों को मोटे रूप में किन भागों में बांट देंगे हम? 2, सकारात्मक, नकारात्मक। परंतु जेरेमी बेंथम के कार्य की बात आती है तो यहाँ जेरेमी बेंथम कहते हैं, क्या कहते हैं कि राज्य को केवल नकारात्मक मानते हैं। बेंथम कह रहे हैं कि राज्य नकारात्मक है। नोट करें, नकारात्मक राज्य है।
इसका मतलब क्या है भाई, बेंथम का कहना ये है कि राज्य के द्वारा तो विशेषकर व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा करनी चाहिए। यहाँ ये सुरक्षा को प्रबल देते हैं, स्वतंत्रता को प्रबल नहीं देते हैं, ध्यान देंगे। अब इसका भावार्थ क्या है? वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम राज्य को एक साधन ही मानते हैं, बल्कि साधन मानते हैं, और व्यक्तिवादी विचारधारा भी क्या मानती है? राज्य को एक साधन ही मानती है। साध्य किसको मानते हैं? व्यक्ति को मानते हैं। तो यहाँ पर जेरेमी बेंथम भी व्यक्ति को क्या मान रहे हैं? साध्य मान रहे हैं, राज्य को साधन मान रहे हैं। अर्थात इसका भावार्थ यह है कि बेंथम का कहना है कि राज्य के द्वारा केवल नकारात्मक कार्य किए जाए, मतलब व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा की जाए, इसी के साथ में संपत्ति की सुरक्षा की जाए, परंतु जन कल्याण के संबंधित कार्य के ऊपर इन्होंने बल नहीं दिया है। अतः यहाँ वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम का जो राज्य है वह नकारात्मक राज्य है। इसी ही आधार पर एक विद्वान है, नोट करेंगे, कैथलीन। क्या है? कैथलीन ने जेरेमी बेंथम के नकारात्मक राज्य को व्यक्तिवादी राज्य कहा है। क्या कहा है? व्यक्तिवादी राज्य और लेसेस फेरे कहा है। इसका मतलब क्या होता है? लेसेस फेरे का मतलब होता है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। भाई, व्यक्तिवादी विचारधारा का राज्य के कार्यों के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत है? अहस्तक्षेप का सिद्धांत। क्या? अहस्तक्षेप का सिद्धांत। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ यह है कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा संबंधित कार्य तो किया जाए, मगर जन कल्याण से संबंधित अर्थात उनकी आर्थिक गतिविधियों में किसी रूप में हस्तक्षेप ना करे। मतलब राज्य कम से कम कार्य करे, राज्य कम से कम कार्य करे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, वह अपने हित में निर्णय ले सकता है। इसीलिए कैटलिन ने इसे क्या कहा है? व्यक्तिवादी और लेसेस फेरे का है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? अगली बात बहुत महत्वपूर्ण, कानून तथा स्वतंत्रता संबंधी विचार। क्या? कानून तथा स्वतंत्रता संबंधी विचार। यहां मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूंगा कि वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम ने फ्रांस की क्रांति से संबंधित जो मूल नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है, इसको बेंथम ने स्वीकार नहीं किया। क्लियर है बात? अब हम यहाँ पर दो बातें लेंगे, कानून और स्वतंत्रता संबंधी विचार क्या है जेरेमी बेंथम के। तो ध्यान दें, सबसे पहले तो बेंथम राज्य को विधि निर्माता निकाय मानते हैं। नोट करें, क्या? बेंथम राज्य को विधि निर्माता निकाय मानते हैं और कानून संप्रभु के आदेश हैं। ये नोट करेंगे पहले। क्या? कानून संप्रभु के आदेश है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये दैवीय कानून का खंडन कर रहे हैं और मानवीय कानून का समर्थन कर रहे हैं। पुनः दोहरा रहा हूं, राज्य विधि निर्माता निकाय है। क्लियर? मतलब यहाँ वास्तविक रूप में हम ये कहेंगे कि कानूनी उपागम को स्वीकार कर रहे हैं, राज्य विधि निर्माता निकाय है, और कानून क्या है? संप्रभु के आदेश है, मतलब मानवीय कानून की बात की जा रही है। अब ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम प्रत्येक कानून का आधार उसकी उपयोगिता को बताते हैं। मतलब कानून अच्छा है या बुरा है, उसका मूल आधार ये किसको मानते हैं? उपयोगिता को मानते हैं। मैंने पहले आपको कह दिया था कि जेरेमी बेंथम को समग्र रूप में समझना है तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, इसका मूल आधार क्या है? उपयोगिता, अर्थात अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो यहाँ भी क्या है? प्रत्येक कानून का आधार क्या है? उसकी उपयोगिता है। कानून अच्छा है या बुरा है, जनहित में है या नहीं है, किस आधार पर मापा जाएगा? उपयोगिता के आधार पर मापा जाएगा। इसके बाद में यहाँ जेरेमी बेंथम दो प्रकार के कानून की चर्चा करते हैं, दैवीय कानून और मानवीय कानून। दैवीय कानून को ये अस्पष्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? अस्पष्ट। इसलिए
ये केवल मानवीय कानून को स्वीकार करते हैं। और मानवीय कानून मैंने आपको बता दिया, कानून क्या है, संप्रभु के आदेश है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दैवीय कानून को अस्वीकार करते हैं और मानवीय कानून की बात करते हैं। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जेरेमी बेंथम विधि निर्माण में, मतलब जो ये संप्रभु है कानून बनाएगा उसके बारे में कह रहे हैं कि विधि निर्माण में 4 बातों पर संप्रभु को ध्यान रखना होगा। क्या ये 4 बातें हैं कि विधि निर्माण करते समय इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। नोट कीजिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि बेंथम ने विधि निर्माण के संदर्भ में संप्रभु को किन 4 बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा है। नंबर 1 नोट करें, आजीविका। क्या है, आजीविका, इसका ध्यान रखें कानून बनाते समय। दूसरा क्या है, पर्याप्तता। तीसरा क्या है, समानता। चौथा क्या है, सुरक्षा। मतलब ये 4 बातें ऐसी हैं कि संप्रभु को कानून बनाते समय इन 4 बातों को ध्यान में रखना होगा। क्या क्या, आजीविका, पर्याप्तता, समानता और सुरक्षा। आज भी वास्तविक रूप में जब विधियों का निर्माण किया जाता है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इन 4 बातों को ध्यान में रखा जाता है। इनका एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही स्पष्ट है। अब इस कानून के संदर्भ में पहली बात तो क्या होगी, विधि निर्माण में 4 बातों पर ध्यान रखेंगे ये। इसके बाद में इसकी दूसरी बात क्या लेंगे हम कि जेरेमी बेंथम कह रहे हैं कि श्रेष्ठ कानून के 6 लक्षण होते हैं। क्या कि श्रेष्ठ कानून के 6 लक्षण होते हैं। मतलब जेरेमी बेंथम ने एक अच्छे कानून के 6 लक्षण बताए हैं कि यदि वह कानून अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो उसमें ये 6 लक्षण मौजूद होंगे। अगर ये 6 लक्षण मौजूद है तो वह कानून अच्छा है, अगर ऐसा नहीं है तो वह कानून श्रेष्ठ नहीं है। मैं कहना चाहूंगा वर्तमान समय में पूरी दुनिया में सभी राष्ट्र राज्य की जो संसदें हैं उन्हें किसी न किसी रूप में इन बातों को स्वीकार करना चाहिए। कौन सी 6 लक्षण, और विधि निर्माण में 4 बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान दें, पहला लक्षण क्या बता रहे हैं भाई इसका जेरेमी बेंथम कि कानून जनता की आकांक्षा या विवेक बुद्धि के अनुकूल हो। कितनी महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने, क्या कि कानून जनता की आकांक्षा, जनता क्या चाहती है, क्या इच्छा है, जनता की आकांक्षा या विवेक बुद्धि के अनुकूल हो। क्या कानून जनता की आकांक्षा या विवेक बुद्धि के अनुकूल हो। पहली बात, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या बता रहे हैं भाई, अच्छे कानून का लक्षण बता रहे हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या बता रहे हैं कि कानून का जनता को ज्ञान हो। अर्थात जेरेमी बेंथम का कहना है कि जो कानून बनाए जाते हैं उन कानून के बारे में जनता को जानकारी होनी चाहिए। क्यों, जब तक जनता को उन कानूनों की जानकारी ही नहीं होगी तो कानून का पालन कैसे हो पाएगा, यह बात भी ध्यान में रखनी होगी। और तीसरा जो लक्षण बता रहे अच्छे कानूनों का बेंथम क्या बता रहे, विरोधाभासी न हो। मतलब कानून में ऐसी कोई बात ना हो जिससे कि उसमें अंतर विरोध हो, विरोधाभास हो। एक तरफ कुछ अर्थ निकले, दूसरी तरफ कुछ अर्थ निकले, मतलब अंतर विरोध ना हो, विरोधाभास ना हो, दोगली बातें ना हो, दो तरफा बातें ना हो। कानून को ऐसा होना चाहिए। वर्तमान समय में हम वास्तविक रूप में पूरी दुनिया के अंतर्गत कानूनों का अध्ययन करें तो ये कमी हमें मिलती है, क्या कि वहां कानून में विरोधाभास दिखाई देता है। बेंथम का कहना है कि कानून विरोधाभासी नहीं होना चाहिए। चौथा लक्षण क्या बता रहे अच्छे कानून का, सरल, स्पष्ट एवं सुबोध हो। क्या, सरल, स्पष्ट एवं सुबोध हो। इसका मतलब क्या है, देखो जेरेमी बेंथम ने स्वयं कहा है कि कानून को सरल शब्दावली में, सरल भाषा में होना चाहिए। कानून ऐसे होने चाहिए कि जन सामान्य स्वयं अपना वकील हो सके। प्रत्येक व्यक्ति को कानूनों की जानकारी हो। जानकारी तभी होगी जब उन कानूनों की शब्दावली सरल होगी,
सबकी समझ में वो कानून के शब्द आएंगे। अगर सबकी समझ में वो कानून आएंगे तो जनता स्वयं अपना वकील होगी, उसे किसी भी रूप में वकील की आवश्यकता नहीं हो। क्या करें, उसे किसी भी रूप में वकील की आवश्यकता नहीं होगी। पांचवा लक्षण क्या बता रहे हैं कि जो कानून है वो व्यवहारिक होना चाहिए। भाई क्या भाई, जो कानून बनाए जा रहे हैं वास्तविक रूप में वो व्यवहार में लागू होने चाहिए, मतलब व्यवहारिक होने चाहिए। ये पांचवा लक्षण की बात बता रहे हैं। और छठा लक्षण क्या बता रहे हैं, ये मतलब अच्छे कानून का छठा लक्षण क्या है कि कानून का पूर्ण रीति से पालन हो और कानूनों का भंग के लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। यह भी छठा लक्षण है। इसका मतलब क्या है कि भाई यहां ऐसी व्यवस्था की जाए क्या कि कानून का ईमानदारी से पूर्ण रीति से पालन हो, और यदि किसी के द्वारा उनका उल्लंघन किया जाए तो फिर चाहे व्यक्ति किसी भी दृष्टि से छोटा बड़ा हो, इसे ध्यान में नहीं रखा जाएगा। जिसने जिस रूप में कानून की अवज्ञा की है उसे उसी अनुरूप दंडित किया जाना चाहिए। किसी भी रूप में पक्षपात भेदभाव नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में हम देखते हैं तो किसी न किसी रूप में कानून के अंतर्गत ये 6 के 6 लक्षणों का अभाव पाया जाता है। तो यहाँ जेरेमी बेंथम की इस बात को यदि पूर्ण ईमानदारी के साथ स्वीकार कर लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारी संसदें किसी न किसी रूप में अच्छे कानून बनाने पर बल देंगी, और यदि ऐसा होगा तो उन कानूनों का ईमानदारी से पालन किया जाएगा। मतलब मूलतः यहाँ ये कहेंगे हम कि किसी न किसी रूप में जनता को कानूनों से अवश्य ही परिचित कराया जाना चाहिए। जैसा कि हमारे भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में इस संदर्भ में काफी प्रयास किया जाता है कि जन सामान्य को कानूनों के बारे में जानकारियां दी जाती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे भारत में यह प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। आप ध्यान दें, ये तो कानून की बात होगी। अब क्या बच रहा है भाई, स्वतंत्रता। अब देखो यहाँ वास्तविक रूप में स्वतंत्रता की बात आती, पुनः कोई बात कहनी पड़ रही है हमें, क्या कि जेरेमी बेंथम ने फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसका जो नारा लगाया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इनको अस्वीकार किया, इनका खंडन किया है। मूलतः यहाँ इनका कहना है क्या कि व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं सुरक्षा चाहते हैं। नोट करें, बेंथम कह रहे हैं व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं सुरक्षा चाहते हैं। और दूसरी बात क्या करें कि स्वतंत्रता की अपेक्षा सुख को अधिकतम महत्व देते थे जेरेमी बेंथम। मतलब इनका कहना है कि यदि स्वतंत्रता और सुरक्षा में किसी के चयन की बात आए, चुनने की बात आए, तो फिर हमें सुरक्षा को चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे सुख की प्राप्ति होगी। क्या होगी? उससे सुख की प्राप्ति होगी। और व्यक्ति क्या चाहता है भाई? व्यक्ति सुखी तो चाहता है। जैसा कि जेरेमी बेंथम ने कहा है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति दो प्रभु सत्ताधारी स्वामियों के अधीन है, सुख दुख। सुख दुख व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्धारण ये प्रभु सत्ताधारी स्वामी ही करेंगे, अर्थात सुख और दुख ही करेंगे। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अतः इस रूप में कहा जा सकता है कि जेरेमी बेंथम ये सत्य है कि एक महान सुधारक थे, शासन व्यवस्था में सुधारों की बातें की थी, सुधारों के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया था। मगर इसी के साथ में ये कह सकते हैं कि जेरेमी बेंथम एक राजनीतिक दार्शनिक भी थे। ये हो गया मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, बेंथम एक राजनीतिक रूप में, क्या बेंथम एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में। तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा।
शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।